कर्नाटक का सबसे सटीक एग्जिट पोल न्यूज नेशन आपके सामने रखेगा और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कर्नाटक में क्या कुछ वोटर के मन में है, ये जानने की हमने कोशिश की। हमारा सैंपल साइज क्या रहा और क्या प्रोसीजर रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सर्वे हमने जो है किए। हमारे साथ लगातार कौशिक जी बने हुए हैं सीजीएस से, उनसे हम बात करते हैं, महेश कौशिक जी से भी। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह से नतीजों का सबसे सटीक अनुमान सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सवाल है कि आखिर चुनाव में वो कौन से मुद्दे रहे जिन्हें ध्यान में रखकर जनता ने अपना वोट डाला, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पोलिंग बूथ के बाहर भीड़, लाइन लगकर मतदान करते लोग। कर्नाटक में जब जनता जमहूरियत की जिम्मेदारी निभाने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंची तो वो क्या सोच रही होगी, किस मुद्दे पर जनता ने वोट दिया होगा। इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें उन मुद्दों की बात करनी होगी जो चुनावी गहमा-गहमी के दौरान उठाए गए। वैसे कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आगाज तो विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ, लेकिन जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही तो चुनाव का माहौल ही बदल गया। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने बजरंगबली के मुद्दे को उठा लिया। दोनों हाथ बढ़ करके मेरे साथ बोलिए, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, भारत माता की। बजरंगबली का मुद्दा कर्नाटक के लिए इमोशनल मुद्दा है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि बजरंगबली की जन्मस्थली कर्नाटक है, लिहाजा पवन पुत्र का मुद्दा उठाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। कर्नाटक के कुछ इलाके, खासकर तटीय इलाके, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील रहे हैं। हिजाब का मुद्दा हो या फिर लव जिहाद, कर्नाटक में इस मुद्दे की गूंज सुनाई देती रही है। पीएम मोदी ने एक फिल्म के जरिए भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। बजरंगबली, लव जिहाद, विकास, सुरक्षा, ये वो मुद्दे हैं जिसके जरिए पीएम मोदी ने कर्नाटक की जनता से दोबारा बीजेपी को जिताने की अपील की। बीजेपी की ओर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की। अमित शाह ने लगातार पीएफआई का मुद्दा उठाया। हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। भले ही चुनाव विधानसभा का हो, लेकिन बीजेपी ने राष्ट्रवादी मुद्दों के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। इसके उलट कांग्रेस वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तरजीह देती नजर आई। राहुल के साथ इस बार प्रियंका गांधी भी एक्टिव नजर आई। पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक के नेताओं ने मुद्दे तो कई उठाए, लेकिन जनता ने किस मुद्दे पर वोट दिया ये कहना मुश्किल है। जनता ने अपना मत दे दिया है, किसके पक्ष में वोटिंग हुई है इसका फैसला 13 मई को हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। तो एक खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। अब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत साहब जुड़ चुके हैं। हरीश रावत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। कर्नाटक में वोट डाले जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में
न्यूज नेशन एग्जिट पोल दिखाएगा। कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव को किस तरीके से देख रही है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अच्छे दिन कर्नाटक में आ सकते हैं इस बार, और उसके पीछे की वजह क्या आपको लगती है? निश्चित तौर पर आ रहे हैं। आप पिछला इतिहास देख लीजिए, जब भी कांग्रेस के सामने और देश के सामने गंभीर चुनौतियां आई हैं, कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेतृत्व के साथ खड़े हुए हैं, और आज भी कर्नाटक कांग्रेस के साथ खड़ा होगा और हम बहुत अच्छे बहुमत से कर्नाटक में सरकार बनाएंगे। जी, लेकिन उसके पीछे की वजह क्यों हरीश रावत साहब? क्योंकि जिस तरीके का आक्रामक प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने किया है, कर्नाटक में पहुंचकर रैली, रोड शो, जनता से सीधा संवाद, उसके बाद बीजेपी को लगता है कि पाला कहीं बदल चुका है। देखिए, 4 बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस वहाँ जीतने जा रही है। एक तो कर्नाटक में बीजेपी ने बड़ी लचर सरकार दी है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट दी है। प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट कुछ महीनों के अंदर उसको भरपाई करने की कोशिश की थी, मगर वो काफ़ी नहीं था और लोगों के मन में भ्रष्टाचार की ऐसी छवि बन गई भाजपा सरकार की, बुमई सरकार की, कि मिस्टर 40% नाम हो गया चीफ मिनिस्टर का, और एक घर घर का सवाल हो गया। हरीश रावत जी, आपकी इसी बात को मैं आगे अपने वरिष्ठ पैनल के पास भी ले जाती हूँ। हमारे साथ एनके सिंह जी हैं कि जो पे सीएम का जो पूरा कैंपेन था, करप्शन की जो एक पूरा का पूरा एग्रेसिव कैंपेन कांग्रेस ने चलाया, बीजेपी कहीं ना कहीं उसका काउंटर दे पाने में विफल रही। आप शायद 6 महीने पहले अगर सीएम को बदल देते तो चीजें शायद और बेहतर होती, उस परसेप्शन को आप मेंटेन कर पाते। बड़ा अच्छा सवाल है बिनाज। ये जो करप्शन होता है, ये परसेप्शन होता है। एग्जिस्ट तो सभी काल में करता है, और भारत में करप्शन पे ऑफ सिस्टम का करप्शन है, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि बीजेपी इसको काउंटर नहीं कर पाई, और पेसीएम एक अच्छा कैच वर्ड मिल गया पेटीएम के बरक्स, और पेसीएम काफी अच्छा चल गया। ये कांग्रेस की एक सफलता थी। और एक बात हम आपको बता दें, गिरे दिनों में भी कांग्रेस की वहां पे जो कैडर स्ट्रक्चर है उनका अपना इनबिल्ट है, और वो काफी अच्छा है। उसने इसको पेसीएम के इशू को, माने करप्शन को, काफी दूर तक वो ले गए, और बीजेपी इसको काउंटर नहीं कर पाई। एक सही समय में एक अच्छा चीफ मिनिस्टर देना जो जीरो टॉलरेंस रखे, कुछ लोगों को उठा के बंद करे, इस तरह के मैसेजेस दे, वो नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से ये एक पोटेंट इशू बन गया है वहां चुनाव में। आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा इनके सर, अगर क्योंकि एक एनालिसिस की बात जो है सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा चुनाव है उसमें कांग्रेस ने एक और बहुत समझदारी वाला काम किया कि बाहर से कई बार कुछ ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिनके बयान खुद गले की हड्डी बन जाते हैं, 1 या 2 मौके छोड़ दें। इस बार कांग्रेस ने बहुत फूक फूक के कदम रखा, बाहर से नेता आए तो सही, लेकिन उतना ही बोले जितना बोलना था। बिल्कुल सही है, लेकिन तब भी गलतियां हुई। हाँ, खड़गे जी का बयान हुआ, गलतियां हुई, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं जैसा कि बिल्कुल सही है। साहब बिच्छू बोला, गलतियां हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस काफी कॉशियस रही, और उसने लोकल इश्यूज पे फोकस किया, बजाय इसके कि बड़े इश्यूज ले जाए, लोकल इश्यूज पे ज्यादा फोकस किया। लेकिन हरीश रावत साहब, आपको लगता है कि आपकी सरकार में मुसलमानों को अलग से 4% आरक्षण देने का ऐलान हो, या फिर बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने की बात हो, बजरंग बली को लेकर जिस तरीके का सियासी बवाल हो,